बिहार इज लाइक अ ब्लैक होल। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो मित्र हैं, जो अभी हमने अपनी जर्नी को 5 साल, 6 साल में बिल्ड किया है, आज के स्टार्टअप्स उतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इट्स अ प्लग एंड प्ले ऑफिस। तो एक स्टोरी बताता हूँ, 2-3 बार हो चुका है। लोग यूएस से आते हैं, यूके से आते हैं। हर आदमी जहाँ से शुरू करता है, उसको छोड़ के भागना नहीं चाहते। फेलियर्स आते हैं और वो फेलियर्स को एंड हम नहीं मानते हैं। वहाँ से एक नई सीख लेकर बिहार में टेस्ट होता है और वो टेस्ट का कोई रिलेवेंस नहीं है उस स्टार्टअप के साथ। टेस्ट कौन लेता है ये? स्टार्टअप क्या होता है ये सब, वो उस चीज़ को हम लोग डिलीवर किए गांव-गांव में। वैसे स्टार्टअप्स ग्रो करने में और अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में टाइम लगता है और नहीं भी कर पाते। हम लोग जगह नहीं देते हैं, जर्नी देते हैं। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आए वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हो। प्रीतेश सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वार्म वेलकमिंग है। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे आपके एक अर्ली लाइफ के बारे में कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपने कैसे अपनी जर्नी शुरुआत की, कैसे ये थॉट प्रोसेस आया कि आप O+ कोवर्क को स्टार्ट करें। थोड़ा सा ब्रीफ उस बारे में। आपका सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए और इस तरह का वार्म वेलकम करने के लिए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में कुछ इस तरह का हो रहा है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो रहा है। ये मेरे लिए देखना बहुत अच्छा है। मैं बेसिकली बिहार से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरे पापा जॉब में थे, तो काफ़ी जगह घूम-घूम के मैं पढ़ा हूँ। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूँ, बिहार के और अन्य शहरों में भी रहा हूँ। आप बेसिकली सुपौल के रहने? नहीं, बेसिकली मैं कैमूर का रहने वाला हूँ। कैमूर कैमूर में मोहनिया एक जगह है, जी। वहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। और अर्ली लाइफ मैं यहाँ पे 10th करने के बाद फिर इलाहाबाद में पढ़ा वहाँ पे। वहाँ के बाद मैं बीबीए किया, एमबीए किया, देन आफ्टर सीएस किया। तो ये सारे करने के बाद जॉब जॉइन किया और जॉब जो था मेरा वो फ़ाइनेंशियल कंपनी में था एज़ ए वेल्थ मैनेजर। ओके। और वो कहाँ पे आपने जॉब वो किया? दिल्ली में किया, दिल्ली में। बैंगलोर में उसी कंपनी का ट्रांसफ़र बैंगलोर, मुंबई मैंने सारे जगह के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है। और आपका जॉब का टेन्योर कितना लंबा रहा? 2 से ढाई साल रहा। 2 से ढाई साल। ठीक है। ओके। और उसके बाद मैं डिसाइड किया, क्योंकि मैं जब पढ़ाई शुरू किया था तो मैं 10+2 में ही कॉमर्स लिया था। ओके। और पहले से ये थॉट प्रोसेस था कि मुझे कॉमर्स के फील्ड में जाना? हाँ, मुझे बिज़नेसेस में बहुत इंटरेस्ट थे शुरू से ही, तो मैं कॉमर्स लिया। फिर उसके बाद बीबीए किया, केवल ये इसलिए कि उसमें बिज़नेस मैनेजमेंट आता था, दैट्स व्हाई। किसी ने मुझे बताया नहीं था उस समय कि इसमें क्या होता है, लेकिन बट वो बैचलर ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट था, तो मैंने कहा इससे ही बिज़नेस हम सीख सकते हैं। वो थोड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था। ट्रिगर पॉइंट था। बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी तो बिज़नेस से रिलेटेड होगा, कनेक्टेड रहेंगे। मैं बिज़नेस के लिए मैं बैचलर ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट मैंने बीबीए किया। फिर उसके बाद हुआ कि इसका मास्टर भी किया जाए, तो एमबीए किया, एमबीए इन फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड मेरा था शुरू से। फाइनेंस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। मुझे अकाउंटिंग्स, बुक कीपिंग्स और ये कंपनियों के ऑडिट्स फाइल पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मुझे बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो पेपर आता था उसमें मैं बैलेंस शीट देखा करता था। जब आईपीओ निकलते थे तो वो सारे डेटा देखा करता था। डेटा देखकर मुझे बहुत खुशी मिलता था। दैट्स व्हाई मैंने फाइनेंस को चूज़ किया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और मेरी फैमिली ने भी बहुत साथ दिया, कभी भी नहीं कहा कि आप बीटेक करिए या डॉक्टर बनिए या कुछ भी। उन्होंने कहा बिज़नेस करना है, करो। एक जनरल स्टीरियोटाइप है कि बिहार में अगर आप हैं तो आप या तो डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए या आईएएस बनिए। तो क्या आपके फादर कभी भी आपको उस करियर को लेकर एनकरेज नहीं किया उन्होंने? नहीं, कभी नहीं किया। मुझे 10th में भी मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों के दबाव में मुझे फिर वो मैथमेटिक्स लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ बिहार में एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। बिल्कुल ऑप्शनल। दोस्त बोले कि यहाँ कॉमर्स पढ़ाने वाला कोई नहीं है यार। मैं सुपौल जैसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में उस समय रहता था, तो कॉमर्स पढ़ाने वाला वहाँ टीचर कोई नहीं था। तो मैं उस समय दोस्तों ने बोला कि मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स ले लो, तो मैंने वो ले लिया। अदरवाइज शुरू से ही मेरा वो डेटा पे बहुत ज़्यादा पकड़ था। डेटा मैं देखता था, डेटा को समझता था, इंटरप्रेट भी करता था बहुत अच्छे से। पापा ने कभी मुझे नहीं कहा कि आप और कुछ कर लो, बीटेक कर लो, ये कर लो। मुझे बोला कि अच्छा ये करना, कॉमर्स के लिए करना है कॉमर्स। तो आपने पहले बीबीए किया, फिर एमबीए किया, फिर आपने सीएस भी किया। हाँ, सीएस भी। तो ये एमबीए के बाद सीएस का स्विच कैसे हुआ, कैसे हुआ है?
ठीक है, नहीं, कॉमर्स एक, फाइनेंस एक आपका इंटरेस्ट था, बट हाउ कम सीएस? जनरली लोग सीए पहले चूज करते हैं, सीएस के लिए बहुत कम सोचते हैं, तो हाउ कम सीएस? बेसिकली मेरा जो एमबीए जो प्रोग्राम था, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था। ओके, इट मीन्स कि आपको 6 महीने ही क्लासेज में रहने होते हैं। 6 महीने के बाद 1.5 साल जो है इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप करने होते हैं, और सैटरडे संडे क्लासेज होते हैं उसके बाकी के। ओके, तो मैंने 1.5 साल जो इंटर्नशिप किया, उसका 1 साल ना मैं सीएस के अंडर में वो इंटर्नशिप किया। सीएस फॉर्म था एक, उस वहाँ पे इंटर्नशिप किया, और वहाँ पे बहुत काफ़ी सारे चीज़ें सीखने को मिला। तो मैंने कहा कि ये मेरे लाइन का है और मुझे लॉ भी जानना चाहिए। अगर फिनांस बैकग्राउंड से हैं तो समथिंग से रिलेटेड जितने कंपनी लॉ हैं वो रिलेट करते हैं, तो मैंने सीएस ज्वाइन कर लिया। ओके। सो सीएस के बाद फिर हाउ कम ओपलस को वर्क? मैं जॉब कर रहा था एज ए वेल्थ मैनेजर। मैं एमफी सर्टिफाइड भी हूँ, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सर्टिफाइड है। तो वहाँ पे मैं जॉब करते करते बिजनेसेस भी मतलब साथ में अपना मैं बहुत सारे स्किल्स भी डेवलप किया मैंने अपने अंदर, ताकि खुद से क्योंकि पैसे बहुत कम थे हमारे पास, और हमारी फैमिली भी उस तरह की नहीं थी कि बिजनेस के लिए सपोर्ट कर दे, पैसा दे दे। तो मैं बहुत जॉब से पैसे बचाता था, और वो अपने अंदर काफ़ी सारे स्किल डेवलप किया, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के स्किल डेवलप किए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल डेवलप किए। ये सब सारा कुछ सीएस करने के बाद? सीएस करने के साथ में, क्योंकि ये सारे जॉब के दौरान चल रहे थे, सीएस भी जॉब के दौरान ही चल रहा था। सो आपके जॉब के जर्नी में जैसे जैसे जो जो चीजें आ रही थी, आप अपने आप को अपस्किल करते चले आ रहे थे। फिर डिजाइनिंग मैंने सीखा। डिजाइनिंग में कौन सी डिजाइनिंग? फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, यूआई डिजाइनिंग जो होता है एक्सडी पे, वो सारा मैंने सीखा। और एक एप्लीकेशन बनाया फॉर वेल्थ मैनेजमेंट खुद से, और वो मेरी कंपनी में पता चल गया कि खुद भी ये कुछ कर रहा है, तो थोड़ा बुरा इम्पैक्ट तो पड़ा। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब छोड़ना चाहिए इसको और खुद का स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने रेजिग्नेशन दिया। फिर वहाँ भी रेजिग्नेशन 2 महीने लगा एक्सेप्ट होने में, क्योंकि नोटिस पीरियड सर्व किया होगा। मेरे हाथ में काफ़ी कुछ था, हैंड ओवर करना था, तो वो किया। फिर दिल्ली में काफ़ी दिन मैं इसको परस्यू किया, तकरीबन 6 महीने साल भर। फिर मैं सोचा कि अपने लैंड पे चला जाए, वहाँ पे कुछ हुनर दिखाया जाए, कुछ किया जाए। और वहाँ पे सेटबैक मुझे मिला कि वेल्थ मैनेजमेंट के कम स्कोप होने के कारण बिहार में मैंने इसको अपने दूसरे रूप में शुरू किया कि पहले बिजनेसेस यहाँ डेवलप किया जाए। एक कंसल्टेशन फॉर्म सेटअप किया, एस प्लान कॉर्पोरेट सॉल्यूशन, और उसके थ्रू बिजनेसेस को सेटअप करना शुरू किया, बिजनेसेस को हेल्प करना शुरू किया, प्रोजेक्ट कंसल्टेशन शुरू किया। इनिशियल डेज में ये कर रहा था। फिर आपने एक बात कहा कि बिहार में वेल्थ को लेके लोगों की सोच थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, अप्रोच नहीं है कुछ, आप उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिहार में क्या है कि लोगों के पास जिनके पास पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। बिजनेसेस थोड़े कम हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सोच सकें। लेट्स से दिल्ली में हम लोग जब ये काम करते थे, तो हम जब हमारा कनॉट प्लेस में ब्रांच था, मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए पोस्टेड था। तो वहाँ पे जो बिजनेसेस की डे टू डे का पैसा जो होता था, मान लीजिए आप एक दिन में 1 लाख रुपए आपका इनकम आया, मतलब ठीक है, तो वो एक दिन भी अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख के, ठीक है, वो उसको इन्वेस्ट करते थे लिक्विड फंड में। ठीक है, क्योंकि वो मान लीजिए 7 डेज बाद किसी को देना है, 15 डेज बाद किसी को देना है, तो 15 डेज तक वो बैंक अकाउंट में रख के उसको डेप्रिसिएट नहीं कर सकते थे। वो इन्फ्लेशन को समझते हैं, ठीक है। वो एक दिन में 8-10% जो इंटरेस्ट मिलता है वो लिक्विड फंड में लगा के 10 दिन बाद निकाल के दे देंगे। थोड़ा वो समझ थोड़ा यहाँ कम है। यहाँ बैंक को इस तरीके से देख सकते हैं कि वो लोग रिस्क टेकिंग भी होते हैं, थोड़ा रिस्क टेकर होते हैं। नॉट रिस्क टेकिंग, वी कैन से कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मनी। ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ थोड़ा लोग ना वेल्थ को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं कि कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं नुकसान हो गया। मींस फंड्स को भी लेकर के बहुत ज्यादा अभी लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि हाउ इट वर्क्स। राइट, वो जितना देखते हैं वो टीवी एड देखते हैं और उससे उनका नॉलेज होता है। राइट। कोई दूसरा एक और भी पॉइंट है कि कोई आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला भी नहीं है कि लोग अपने मेंटल प्रोसेस को वो ये कर पाएं, मतलब उसको समझ पाएं कि हाँ, हमें इस डायरेक्शन में भी सोचने की जरूरत है। बेसिकली क्या है ना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन एजुकेशन। और एजुकेशन से जो हम स्ट्रेंथन चाहते हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो एक दिन में आएगा नहीं। वो अगर आप 5 साल पहले शुरू हुआ है, लोगों को स्ट्रेंथन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो टाइम लगेगा, इट्स टेक टाइम।
जो दिल्ली मुंबई में हो गया वो अचानक से बिहार में आ नहीं जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। लोग स्ट्रेंथ कर रहे हैं अपने आप को, लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। वो सोच भी रहे हैं कि 5-7 दिन भी हमारे सेविंग अकाउंट में क्यों पैसा पड़ा रहेगा, मेरे गले में पैसा क्यों पड़ा रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो भी सोचने लगेंगे धीरे धीरे, 5-7 दिन में भी बनाया जा सकता है। जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000 भी बना सकते हैं वो बना सकते हैं 2-3 दिनों में। बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो डेट में है इन्वेस्टमेंट, उसमें किसी तरह का एग्जिट लोड भी नहीं है। ठीक है, तो वो धीरे टाइम लगेगा। और अभी डिजिटल लिटरेसी बढ़ा है और काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह जो आए हैं। अब हर आदमी शेयर में इन्वेस्टमेंट, मैं गांव में आजकल देख रहा हूँ लड़के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई नो कि डिजिटल लिटरेसी कम है और थोड़े से लॉस प्रॉफिट होंगे, लेकिन और उनको नॉलेज लेके आगे बढ़ना एटलीस्ट चाहिए। उनका इंटरेस्ट जागना चालू हो गया है और वो लोग नए नए ऐप्स को ट्राई करके वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ वेल्थ बना पाए। राइट, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग वेल्थ बना पाए। राइट। सो आफ्टर दैट वो वेल्थ मैनेजमेंट वाला जॉब के बाद फिर आपने ओप्लस को वर्क नहीं, एस कैसे प्लान मैंने स्टार्ट किया, जी, इस जिसमें प्लान। हाँ, जिसमें उसी समय हमारे कुछ काफ़ी सारे लोग मिले और डिस्कस किए कि ये स्टार्टअप पॉलिसी बननी चाहिए, स्टार्टअप ग्रोथ होना चाहिए एट दैट टाइम। और तब तक बिहार में किसी भी तरीके का स्टार्टअप पॉलिसी नहीं थी। नहीं थी। उस समय हम लोग काफ़ी गवर्नमेंट में भी अप्रोचेज किए ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मिलके, और 2017 में वो सफल भी हुए हम लोग। उस समय उससे पहले लोगों को इनकलकेट किए ये स्टार्टअप भी कोई चीज़ होता है। काफ़ी लोग स्टार्टअप नहीं समझते थे, उनको बिजनेसेस समझाते थे। बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझते थे, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस स्टार्टअप क्या होता है ये सब। वो उस चीज़ को हम लोग डिलीवर किए गाँव-गाँव में, शहरों में जाके, दूसरे-दूसरे स्कूल कॉलेजेज में जाके। ठीक है, और उसका परिणाम है कि आज बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी आने के बाद काफ़ी मात्रा में स्टार्टअप तो उस वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला या गवर्नमेंट का रोल क्या था उस वक्त जब आप इस तरीके का अप्रोच था कि हमें स्टार्टअप के बारे में लोगों को बताना है? काफ़ी दिनों बाद तो गवर्नमेंट का रोल अच्छा हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट में पूरी तरह से नया चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को बखूबी समझते थे और हम जो बिहार आए थे वो गवर्नमेंट के भरोसे नहीं आए थे। अगर गवर्नमेंट के भरोसे आते तो कुछ गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करते और उसमें से कुछ टेंडर वेंडर के लिए ट्राई करते और निकल जाते पैसे बना के। हम लोग आए ही नहीं थे वो करने के लिए। हम बिहार में जो आए थे करने के लिए वो करना चाह रहे थे। हम एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे और वो इकोसिस्टम तभी बन पाता जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टार्टअप्स, बिजनेसेज, न्यू आइडियाज़ पे काम करें। और वो आज मुझे दिखता है कि हमने शुरू में जो हमारे जैसे लोग हमने जो काम किया है वो सफल हो। तो यानी आपके 7 साल पहले की मेहनत अब जाकर के उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आपने बताया इस प्लान, उसके बाद ओप्लस को वर्क क्योंकि ये दोनों दो मॉडल डिफरेंट मॉडल है। उसमें आप स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे थे, उनको उनकी अवेयरनेस बढ़ा रहे थे। इसमें आपका ये टोटली कोवर्किंग स्पेस है जहां तक मुझे नॉलेज है। जब यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ ये करते करते समझ में आया कि इंक्यूबेशन नाम का भी चिड़िया होता है और ये इंक्यूबेशन देना ज़रूरी है। इंक्यूबेशन हम लोग समझाते थे जब कॉलेजेज या स्कूल में जाके, तो लोग पूछते थे व्हाट इज इंक्यूबेशन। हम लोग उनको बहुत लेमैन भाषा में समझाते थे कि मुर्गी जब अंडा देती है और उसको सेती है तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। वो सेक के जो बच्चा निकालती है ना वो इंक्यूबेशन है। ऐसे ही वो बच्चे समझने लगे कि हम जो स्टार्टअप जो बनाना चाह रहे हैं उनको भी सेने का ज़रूरत है। एक ऐसा इन हाउस प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज मिले और अच्छे अच्छे लोगों का कम्युनिटी मिले, जहाँ पे अपने आइडियाज को वो सेकर एक बिजनेस का रूप दे पाए। ठीक है, तो फिर हमने इंक्यूबेशन शुरू किया, एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते थे, सर्विसेज के चार्जेज लेते थे और बाकी चीज़ों के चार्जेज नहीं लेते थे। ओके, ठीक है, और उसमें से कुछ स्टार्टअप डेवलप होने लगे। फिर पता चला कि लोग ऑफिस के लिए पैसा भी दे सकते हैं। ओके, तो हमने उस इंक्यूबेशन कम कोवर्किंग स्पेस खोला। ठीक है, जहाँ पे वैसे स्टार्टअप्स जो रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे और उनको ऑफिस की नीड थी और उनको ऑफिस आज के उस डेट में पटना में आज भी अगर एक ऑफिस लेना हो तो पगड़ी देना होता है, एडवांस देना होता है और काफ़ी सारे इंटीरियर वर्क करवाने पड़ते हैं। तो एक लंबा मतलब एक 10,000 का ऑफिस के लिए कम से कम 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको बनाने के लिए। जैसा कि आपने शुरू किया हुआ तो आपको बिल्कुल हम लोगों ने भी उस जर्नी को हम लोगों ने तो भी उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, एक ऑपरेशन का स्टाफ रखना होगा, झाड़ू लगाने वाला, रिसेप्शन वाला स्टाफ चाहिए होता है। वो एक स्टार्टअप के पास होता नहीं है।
सो हमने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में काफ़ी सारे इन हाउस कोवर्किंग स्पेस देखे थे और वो सक्सेसफुली रन हो रहे थे, तो उसको रेप्लिकेट किया और बिहार में भी शुरू किया कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे हमने शुरू में 1,000 रुपये लेते थे पर मंथ ऑफिसेज के लिए, पर स्टार्टअप। ओके, और वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से धीरे-धीरे जैसे ये कौन से साल की बात है? ये आपको 18-19 में। ओके, नहीं, 18 18-19 में 4-5 लोगों को हमने ऑफिसेज देना शुरू किया था। कुछ ट्रेडिशनल्स ऑफिसेज भी आने लगे थे हमारे पास ऑफिस लेने के लिए, ठीक है? तो फिर हमें नीड हुआ कि इसको बड़े स्तर पे किया जाए एंड देन वी स्टार्टेड ओ प्लस कोवर्क, ठीक, विद द ब्रांड ऑफ ओ प्लस कोवर्क। वहाँ से ये जर्नी हम लोग स्टार्ट। ओ प्लस का मतलब, हाउ कम दिस नेम केम इन योर माइंड, ओ प्लस? कभी भी मैं जब ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो ब्रांड बिल्डिंग मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, उसका मतलब कोई नहीं होता है। चाहे जितनी भी कंपनियों, अगर एप्पल, हाउ वी रिलेट टू दी मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फोन, ठीक है, विप्रो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विप्रो, आईटीसी। सो मैं ब्रांड नेम, मैं समझता हूँ कि एक यूनिक नेम के साथ शुरू होना चाहिए और उसको आप जब बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट होते चली जाती हैं और एक स्टोरी बना सकते हैं। अब बनाया भी हमने। तो ये नाम जब रखा था तो वो केवल एक यूनिक नाम, और वो डोमेन मिल जाए, ट्रेडमार्क मिल जाए, एवरीथिंग हमने वो अभी चेक का तो किया। ये जब आप कंपनी नई फॉर्म करते हैं और जब आप नाम रखते हैं तो सबसे पहले लोग डोमेन चेक करते हैं कि Right. डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल बहुत है। ज़रूरी है, जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका ना एसेट्स है, बहुत बड़ा एसेट्स है और वही आपका कंपनी बिल्ड करते जाएगा, ठीक है? बाकी नेम जो है वो तो आप ब्रांड बना लेंगे तो आप स्टोरी बना सकते हैं। तो स्टोरी क्या बनाया आपने, क्या स्टोरी उसके पीछे? बेसिकली हमने जब इसका लोगो डिजाइन कर रहे थे, लोगो डिजाइन भी मैंने खुद से किया था, क्योंकि मैं बताया कि हर जरूरत पे सारे मैं सॉफ्टवेयर को आप नहीं सॉफ्ट स्किल हाँ। सीखना शुरू किया, क्योंकि उस समय कोविड आ गया था। वो प्लस जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे, 1 साल ही हुआ था लगभग, तो हम इसको लोगो डिजाइन जब कर रहे थे तो हमने कहा ओ प्लस आप लोगो देखेंगे जब, तो एक टेबल्स है और चारों तरफ उसके चेयर्स हैं, 4 चेयर्स हैं ओके, और एक कम्युनिटी से वो घिरा हुआ है। तो ओ प्लस इज नॉट अ कोवर्किंग स्पेस ओनली, वी ओ प्लस के अंदर में वो कोवर्किंग के बाद ना कम्युनिटी, हमारा जो टैगलाइन है, कोवर्किंग कम्युनिटी कनेक्ट, ओके, दिस इज द स्टोरी। तो हमने कोवर्क ऑफिस जो है ना, एक लोग आज के डेट में केवल ऑफिस बैठने का एक स्पेस नहीं रह गया है, ये एक कम्युनिटी के तहत एक्सटेंड हो गया। विदाउट कम्युनिटी ना कोवर्किंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और एक सिंगल ऑफिस और एक कोवर्किंग के ऑफिस में यही अंतर है कि वो अपने आइडिया को सेव कर सकता है कम्युनिटी के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी से इंसाइट मिलते रहते हैं, बहुत सारे सपोर्ट मिलते रहते हैं। लेट्स से आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं और वो कोवर्किंग में हैं आप, तो आपको वहाँ पे डिजाइनर्स अपने पास हायर करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी फ्रीलांसर दोज हु आर वर्किंग इन डिजाइनिंग फील्ड, तो आप उनसे वहीं पे करवा सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कम्युनिटी जो है ना, वो आपको अपने आइडिया को अच्छी तरह से सेव कर सकती है, आपको बड़ा बना सकती है। ऐसे भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक ये कहना है और बहुत स्ट्रांगली कहते हैं वो कि आने वाला फ्यूचर जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ही होने वाला है। आप कोई भी बिजनेस है, किसी भी फील्ड में है, आपका जो आगे का फ्यूचर होने वाला है वो कम्युनिटी बेस्ड ही होगा। मीन्स Right. आप अगर मुझे जानेंगे, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझे काम देंगे। Right. सो एक कम्युनिटी में रहने का यही फायदा होता है कि आप नए लोगों को एक्सप्लोर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पुराने लोग या रेफरेंस के थ्रू हैं या किसी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से Right. ट्रस्ट कर सकते हैं Right. किसी काम को लेकर के। सर, ओ प्लस कोवर्क में आप क्या सर्विसेज देते हैं? और मीन्स ए टू जेड, इफ आई एम अ लेमन, आई एम अ पर्सन, आई एम लुकिंग फॉर अ स्पेस और मुझे ओ प्लस कोवर्क के बारे में पता चला, मैं गया, सो व्हाट फैसिलिटी आई विल गेट एट ओ प्लस कोवर्क एंड एडिशनल सपोर्ट अगर कुछ है तो वो क्या आप देते हैं? एट ओ प्लस कोवर्क, जैसा कि मैंने बताया कि इट्स अ प्लग एंड प्ले ऑफिस। आप 1 घंटे के लिए आते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, 2-3 बार हो चुका है। लोग यूएस से आते हैं, यूके से आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, 2 घंटे भी बर्बाद नहीं करते हैं, वो कोवर्किंग फाइंड आउट करते हैं। ओके, हमारे ऑफिस में 3-4 बार लोग अपने बैग एंड बैगेज के साथ, जो बिहार के नहीं हैं, वो आके काम कर चुके हैं। तो उस तरह का है कि आप बैग एंड बैगेज ऑफिस में आए,
पेमेंट किया, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, बैठ के अपना काम किया 2 घंटे और फिर आप चले गए। ठीक है? तो एक प्लग एंड प्ले ऑफिस के साथ हमने जो कम्युनिटी बेस ड्रिवन जो पर्सनलाइज्ड टच दिया है लोगों को, वो हमारा की पॉइंट है और उसी के थ्रू हम और भी शहरों में एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि हम हर कोवर्कर के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू आवर एक कोवर्क्रम एप्लीकेशन हमने बनाया है। ओके। ठीक है? उस कोवर्क्रम एप्लीकेशंस का फ़ायदा ये है कि आप ऑफ़िस में रहें चाहे नहीं रहें, 2D अभी हमने उसको 2D बनाया है। ठीक है? ऑफ़िस के अपने पर्सन्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने विज़िटर को पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमसे कौन कब मिलने आया। ठीक है? ओके। अपने एम्प्लॉयी को ट्रैक कर सकते हैं। तो वो पूरा सिस्टम एक हमने दिया है। तो वो क्या वो एप्लीकेशन है? इट्स एप्लीकेशन। ओके। ओके। जैसे लेट से किसी कंपनी का हम एग्जांपल देते हैं कि जिनकी हेड ऑफिस बैंगलोर में है ठीक है। और यहाँ पे कुछ टीम बैठ रहे हैं। ओके। ओप्लस जैसे एक नाम दीजिए जो आपके यहाँ है ऐसी कंपनी की लेट है। से मान फ्लिपकार्ट हमारे यहाँ है। ओके, ठीक है। ठीक है? तो फ्लिपकार्ट के लोग हैं आपके यहाँ बैठते हैं वो? यस यस। ओके। सो फ्लिपकार्ट के जो हेड ऑफिस है जी। वो कोवर्क्रम एप्लीकेशन अगर यूज करेगा तो आपने विजिटर को वहाँ से ट्रैक कर सकता है कि कितने ऑफिसेज में मिलने आए लोग, पार्टिकुलरली उनके हाँ उनके पर्टिकुलरली उनके। ठीक है? हर ऑफिस के लिए अलग अलग वो लॉगिन एंड पासवर्ड। ओके ओके। और उनके ऑफिसेज में कितने मेंबर्स आए हैं आज। ठीक है? कब एग्जिट किए, कब एंट्री किए। ठीक है? वो मीटिंग्स एक्सेसिबिलिटी क्या है, कितने मीटिंग किए, क्या कॉन्फ्रेंसेज किए, अगर किसी तरह का इवेंट करना चाहते हैं तो वो वहाँ से पब्लिश करेंगे, सारे सोशल मीडिया पे भी जाएगा, सब कुछ होता है वहाँ। ओके, ठीक है? दैट्स ग्रेट। अभी हमने एक नया फैसिलिटी जिसमें इंट्रोड्यूस किया है, इफ़ दे वांट, जैसे आप गूगल मीट यूज करते हैं जी। तो एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसके लिए सबको लिंक भेजना पड़ता है। यहाँ पे अगर मीटिंग करिएगा तो किसी अपने कोवर्कर्स को डायरेक्टली यहाँ पे मीटिंग क्रिएट करिएगा और वो सारे कोवर्कर कनेक्ट हो सकते हैं ओके। वहीं से। अभी ये 2D मोड में है, इसको हम 3D मोड में लेके जा रहे हैं वेब 3 पे और कुछ अलग तरह से पर्सनलाइज NFT के थ्रू एक ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके। ताकि जो ऑफिस से दूर भी बैठा है तो हमारा जैसे हम आप मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो वो भी उस मीटिंग में ज्वाइन कर सकता है एज ए वर्चुअल। ओके। रियल अपना आजकल स्नैपचैट पे आप देखते होंगे वो क्या बनता है। ठीक है? वो बना के आप वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप ऑफिस से बाहर। और ये कब लॉन्च कर रहे हैं आप, मतलब कब हाँ, ये ये जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं, 1-8 साल के अंदर में। दैट्स क्योंकि इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। मतलब अगर पटना में आपका अप्रोच इस तरीके का क्रिएटिव है तो ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मुझे लगता है कि आप कोवर्किंग स्पेस अगर आप दे रहे हैं, साथ में इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप इकलौते हैं आई गेस, क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक तो कोई और नहीं दे रहा है। अगर दे रहे होंगे तो हो सकता है बाहर हैं कुछ अच्छे प्लेयर्स। बिहार में। बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं। वी वर्क ने किया है लेकिन अभी वो भी वर्चुअल ऑफिसेस पे नहीं काम कर रहे हैं। ओके। ऑफिस करके एक कंपनी है ओके। पुणे की, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं लोग, काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बाहर में हो रहा है। ठीक है? इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है और उसमें आप लोकलाइज कुछ कर सकते हैं और भी बेहतर होगा। क्या पोटेंशियल देखते हैं आप इस मार्केट को, आप इस पार्टिकुलर इस तरीके के कोवर्किंग स्पेस वाले बिजनेस के लिए बिहार में? काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी कोवर्किंग फ्यूचर ऑफ वर्क पे। सो उसके आधार पे अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में पूरी ऑफिस ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके। और वो इस तरह के मॉडल से निकल के कोवर्किंग में शिफ्ट होंगे। कोवर्किंग के भी कुछ नेचर चेंज हो रहे हैं, पहले धीरे धीरे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है ना। जैसे मैंने बोला पर्सनलाइज ऑफिसेज भी बनाते हैं हम लोग अंडर द कोवर्किंग स्पेस। ओके। तो ये नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है? जैसे लेट से आप किसी बड़ी कंपनी कोई आती है, मान लीजिए स्विगी, जोमेटो, तो उनके पर्सनलाइज ऑफिसेज इसलिए हमारे कोवर्किंग में नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत सारे नीड्स जो होते हैं ना वो अलग होते हैं उनके। तो हम लोग जैसे ट्रेनिंग रूम उनको परमानेंटली चाहिए होता है क्योंकि उनके काफ़ी सारे ऑन बोर्डिंग डिबोर्डिंग होते रहते हैं, तो वो ट्रेनिंग जैसे अर्बन कंपनी करके हैं जी, तो उनको किचन्स चाहिए, उनको बाथरूम्स अलग से चाहिए, मतलब अलग पर्सनलाइज उनकी ज़रूरतें हैं। ठीक है? कि उनके बिजनेस का रिक्वायरमेंट नीड है वैसा। तो कोवर्किंग भी धीरे धीरे
उनको पर्सनलाइज करने के लिए वो चेंज हो रहा है। स्टैंडर्ड जो है, लेकिन पर्सनलाइज भी होते जा रहा है। आपके पास कोई कंपनी ऐसी आई जो जिन्होंने कहा कि मेरा ये पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल हाँ, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। और आपने किया? हाँ, किया है। हमने हमारा यूएसपी भी यही है ओके। कि हम पर्सनलाइज करते हैं पूरा ऑफिस अंडर द सेम कम्युनिटी, सेम रूफ, हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं उनके लिए। दैट्स ग्रेट। सो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाई बिहार? आप पटना में ही क्यों सोचे? क्योंकि अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप दिल्ली में होते या कहीं और होते, तो शायद ग्रोथ ज़्यादा होती या चैलेंजेस कम होते, ऐसा लगता है। आपकी तरफ से क्या, आपका क्या थॉट है इस पे? नहीं, सही बात है कि बाहर में अगर होते तो ग्रोथ अच्छा होता, लेकिन हर आदमी जहाँ से शुरू करता है बिज़नेस से, उसको छोड़ के भागना नहीं चाहते हैं। फेलियर्स आते हैं और वो फेलियर्स को एंड हम नहीं मानते हैं। वहाँ से एक नई सीख लेकर और उसको चेंज करते हैं, शुरू करते हैं, नया चीज़ शुरू करते हैं। तो अगर हम छोड़ के भाग जाएँ तो बहुत आसान है। मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आसान काम करना रहता तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता। अच्छी खासी सैलरी थी, माइट बी अभी तक मैं उस सैलरी को मीट नहीं कर पा रहा हूँ। और हम आज तक सैलरी लेते भी नहीं हैं, केवल एक्सपेंसेस अभी तक ले रहे हैं। ठीक है? तो अभी तक आपका वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं है? नहीं, प्रॉफिटेबल है, बट हम ग्रोथ को देखते हुए आप उसको री-इन्वेस्ट कर रहे हैं? री-इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे हम अभी 3 ब्रांचेज हैं हमारे, पटना, एक पुणे में है। ठीक है? हाँ, मैंने आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो उसमें मुझे पटना में 2 आपका दिखा और एक पुणे में दिखा। राइट। हाउ कम पुणे? मीन्स आप जब बिहार में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरे सिटी में कैसे हुआ, वो क्या हुआ? वन ऑफ माय पार्टनर ही इज फ्रॉम पुणे। ओके। सो मैंने पुणे में भी स्टार्ट किया। ओके। ठीक है? बेसिक रीज़न यही है, क्योंकि जब बिज़नेसेस या कोई भी काम करते हैं तो बिहार में कहावत है अक्सर जगह कि पकड़ अपना होना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो वो पकड़ था पुणे में अच्छा, तो हमने पुणे में भी शुरू किया। ठीक और है? कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ग्रोथ भी अच्छा है। ग्रोथ भी। ठीक है? पुणे में कब स्टार्ट किया था आपने? पुणे में हमने 2022 में तकरीबन। ओके। मीन्स 2 साल पुणे में आपका हाँ। वहाँ पर हुआ। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें आपने एक ज़िक्र किया कि बिहार इज़ लाइक अ ब्लैक होल। राइट। थोड़ा एलैबोरेट कीजिए इसको और बताइए कि ऐसा आपने क्यों कहा? मीन्स क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे साथ शुरू किए थे इस जर्नी को, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, वो बिहार में आए और चले भी गए। और काफ़ी सारे जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार के ही हैं, वो उनका ग्रोथ लेवल अच्छा था और हम लोग बैठ के करते हैं, बातें करते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि वो खा जाएगा, मतलब बिहार एक ऐसा जगह है, ब्लैक होल है, जिसकी ग्रेविटेशनल पावर इतना ज़्यादा है कि तुम उसको चेंज करने जब चलोगे, ठीक है, तो तुम चेंज हो जाओगे, वो नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक होल है, ग्रेविटेशनल पावर है, वो खींच के तुमको भी ब्लैक कर देगा। ठीक है? दैट्स व्हाई मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ बिहार ब्लैक होल है। और उस ब्लैक होल में बहुत लोग चेंज करने की कोशिश किए, आई एम नॉट ओनली वन। ठीक है? बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन वो खुद चेंज हो गए या तो वहाँ से निकल गए। कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए जो ओप्लस कोवर्क में हैं, थे या हैं अभी भी, या रह चुके हैं पहले भी, और उन्होंने बहुत अच्छा एक माइलस्टोन कवर किया है। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके? काफ़ी सारे लोग हैं शुरू से। हमने एक हमारे यहाँ टेक लैब भी हमने बना रखा है। ओके। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए उनको टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं, जैसे अभी तो आईआईटी एक अच्छा जरिया है, वहाँ पे एक टेक लैब है ऑलरेडी, वो पहले नहीं हुआ करता था। और जैसे 3D, जैसे आपने कोई मॉड्यूल आपने बनाया, तो मॉड्यूल को आप बना तो लिए, लेकिन आप फिनिश प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो बहुत रॉ सा दिखता है और वो मार्केट में आप compete नहीं कर सकते हैं किसी और अदर स्टेट के स्टार्टअप के साथ। ठीक है? सो आप टेक लैब में अपने प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, लेजर्स हैं, बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स हैं, उसकी मदद से आप अपना फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो आपके कोवर्किंग स्पेस में अंदर ही पार्ट ऑफ इनक्यूबेशन। ओके। इट्स अ पार्ट ऑफ ओप्लस इनोवेशन। ओके। हमारी कंपनी का नाम जो है ओप्लस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। ठीक है? ओप्लस कोवर्क इज द वन ब्रांड नेम दैट रिप्रेजेंट द कोवर्किंग स्पेस। ओके।
सो अगर किसी को इसका एक पार्ट बनना हो या इसका सर्विसेज को यूज़ करना हो तो कैसे उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? हम साल में एक इंक्यूबेशन फॉर्म निकालते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस को मंगाते हैं स्टार्टअप्स के। और ये कौन से महीने में निकलता है या ये ऐसा कोई तकरीबन पार्टिकुलर टाइम? नहीं, ये अप्रैल मई के सीजन हम लोग वो करते हैं। एक पिच करवाते हैं, पिचिंग के बाद हम 15 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं। 15% उसमें वुमेन होती हैं, ठीक है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस देते हैं। बाकी स्टार्टअप से ऑफिस की कॉस्ट लेते हैं अगर वो चाहते हैं ऑफिस रखना तो। और महिलाओं के लिए टेक लैब फ्री है, बाकी लोगों के लिए हम कुछ चार्जेज हैं, चार्जेज बेसिस पे सर्विसेज देते हैं। ओके। और क्राइटेरिया क्या होता है जो वो 15% या 15 स्टार्टअप 15 सेलेक्ट करते हैं? 15 स्टार्टअप सेलेक्ट करते हैं और 15% वुमेन को नहीं, करते हैं? 15%, हाँ, 50%। 50%। राइट। अच्छा, ओके, 50% करते हैं। 7 तो क्या क्राइटेरिया होता है उन स्टार्टअप के सिलेक्शन का? बेसिकली मोर ओवर हम लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं टेकी हों और टेकी स्टार्टअप्स को ही कवर करते हैं और पोटेंशियल देखते हैं। स्टार्टअप्स पे मोर ओवर फोकस करते हैं कि पैशनेट हो। हम लोग जिनको भी सर्विस देते हैं वो आदमी को देख के देते हैं। उनके आइडिया मोर ओवर रेप्लिकेटेड आइडिया होते हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन जो करने वाला अगर वो पैशनेट हो, ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल दिखता है पोटेंशियल्स हो, पेशेंस है उसके अंदर, लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता है, उसके बेसिस पे 3 हमारा पोजीशन 3P हम जिसको बोलते हैं 3P। एक प्रीपोजिशन मीन्स आइडिया, पैशनेट हो एंड जिसके पास पेशेंस हो। ये 3P के आधार पे हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, सो एक चीज आती है कि जब आप कोवर्किंग टाइप के कल्चर में आप जब रहते हैं, आप काम करते हैं वैसे जगहों पे, तो इवेंट्स का रोल, वर्कशॉप का रोल बहुत ज़्यादा आता है। राइट। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है जिसके बारे में आपने बात की कि कम्युनिटी के थ्रू हम वही करते हैं, नेटवर्किंग ही करते हैं बेसिकली। राइट। सो ये क्या रोल अदा करता है और क्या आपका सिग्निफिकेंस इसका आपको दिखता है, या आप अपने कोवर्किंग स्पेस में इस तरीके की चीज़ों को कितना फ्रिक्वेंटली प्रमोट करते हैं? कैसे, क्या है इसका? देखिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ, कोवर्किंग जो है वो आज की डेट में लोग ऑफिस तो समझ रहे हैं, बट ये ऑफिस है नहीं। कोवर्किंग द कम्युनिटी, ऑफिस नहीं है। आगे आने वाले समय में ये केवल कम्युनिटी को थ्राइव करेगा, ठीक है। सो कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आफ्टर आप सबसे बड़ा स्टोरी जो अमेरिका में जो स्टार्टअप हब है उसके बारे में अगर सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ेंगे तो वो सिलिकॉन वैली इसीलिए बना है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी मिला, वहाँ पे इग्नाइट माइंड ऑफ पीपल्स मिले एक साथ, तब जाके वो बड़े बड़े चीज बना पाए हैं। तो कम्युनिटी ही जो है वो कर सकती है जो भी करना है। कोई सिंगल आदमी, कोई मेरा ब्रेन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मैं ऐसा बिजनेस बना दूं जो सब पे राज करे। कम्युनिटी का ही जो देन होगा वो बना सकता है। तो कम्युनिटी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी लोगों को कैसे मिलता है? आप उसके लिए कुछ इवेंट करते हैं अपने यहाँ इन हाउस, या कैसे कनेक्ट होंगे? सपोज मैंने आपके यहाँ आकर मैंने एक केबिन लिया, ओके, सो मैं सुबह आ रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बट कुछ तो रीजन होना चाहिए कि मैं अदर और लोग जो हैं वहाँ पे उनके साथ अपनी नेटवर्किंग बना पाऊँ, अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप मुझसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। राइट। या फिर मुझे ये पार्टिकुलरली, सपोज ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जब भी कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसको लोगो की जरूरत होती है। लोगों के लिए लोगो डिजाइनर चाहिए होता है, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। जनरली कोवर्किंग स्पेसेस में ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो वहां पर रह करके काम करते हैं। तो हाउ दे विल कनेक्ट ईच अदर? कुछ इवेंट करते हैं, कुछ वर्कशॉप करते हैं, या एक वीकली कुछ मीट होता है आपका? क्या करते हैं आप? हम लोग एक तो ये जो पार्ट हुआ इवेंट को, वर्कशॉप और वीकली इवेंट जैसे लिंक्डइन लोकल करते हैं, उसके अलावा द ब्रिज करके एक शो करते हैं, तो काफ़ी सारी ये चीज़ें करते हैं। बट दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे जो पहले से लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने जो बताया कि हमारा जो ऐप है ना वो भी पूरी तरह से मतलब उसी बेस पे बना हुआ है कि कम्युनिटी को कैसे थ्राइव कर सके, ओके, एक दूसरे के लोग कैसे कनेक्ट हो सके। ओके, ठीक है, तो वहाँ पे एक दूसरे को मैसेजिंग भी कर सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट उसी सेम एप्लीकेशन के सेम एप्लीकेशंस के थ्रू। सो उसमें लोग देखते हैं कि XYZ
हाँ, बिजनेस जैसे वहाँ आप पर हैं, है। आप एक वॉल बना हुआ है, वॉल पे पोस्ट कर दिए, ओके बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को देख रहे हैं, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, मतलब कि इस कम्युनिटी में क्या है, ये बहुत अच्छा ठीक है। है। मीन्स आप लोग एक अपने दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, हम्म, कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी ओपन। हम्म, कोई ये नहीं है कि इनसे मिल लिए तो फलाना आगे बढ़ जाएगा वो। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना दिया जहाँ पे मेरे से कोई कांटेक्ट नंबर मांगने के लिए नहीं आता है हम्म। कि हम फाउंडर से रहेगा या इनसे रहेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा हिचक ठीक होता है, है, राइट। और बिहार में खासकर, खासकर। ठीक है, बिल्कुल डेटा चोरी होने का बहुत लोग वो रखते बिल्कुल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। डेटा आप नहीं देंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, हम आप से कनेक्ट नहीं होंगे या आप हमसे में नहीं कनेक्ट होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बोला जाता है ना, दुनिया गोल है, ठीक है। तो आप उसके माध्यम नहीं बन सकते हैं, दूसरा कोई माध्यम रहेगा और कुछ माध्यम रहेगा, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन एक माध्यम है और एप्लीकेशन के थ्रू सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, इस चीज से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सपोज दो डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर दो हैं, दोनों आपके यहाँ कोवर्किंग स्पेस में हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पर अपना ऑफिस स्टैब्लिश किए हैं। वहाँ पे प्राइवेसी बहुत मैटर करता है। प्राइवेसी मैटर करता है कि कोई एक दूसरे के क्लाइंट को नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि प्रोबेबली ये होता है कि फलाना पिच कर गया फलाने को। तो इसकी प्राइवेसी कैसे आप मेंटेन करते हैं वहाँ? क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो डाटा ब्रीच की आप बात की, डाटा ब्रीच उसमें भी होता है कि फलाने के पास फलाना कॉन्टैक्ट आ गया तो वो हम पिच कर दिए। मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैं भी इस बात को बहुत झेलता हूँ, क्योंकि मैं जिस सोशल मीडिया पेज को अपने क्लाइंट को हैंडल करता हूँ उसमें 10 डिफरेंट एजेंसीज ने मैसेज कर रखा होता है कि आप हमारे सर्विसेज को लीजिए। तो वो होता है कि एवरीबॉडी वांट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर जितना स्कोप ऑफ वर्क वो अपना फैला सकते हैं। तो उस प्राइवेसी को आप कैसे वहाँ मेंटेन करते हैं? इस चीज़ को ना मैं मेरे अंदर बहुत, आप जो सवाल कर रहे हैं ये मेरे अंदर भी बहुत बड़ा सवाल था। तो मैं वी वर्क और भी 2-3 ऑफिसेज हैं कोवर्किंग दिल्ली में, मैं एक-एक महीना जाकर रहा, ओके एक ऑफिस लेकर, ठीक है? बैठता था, रोज़ देखता। वहाँ पे ऑफिस कल्चर जो है थोड़ा ओपन है, ओके ठीक है? जैसे 2 सीट पे 2 का एक कंपनी बैठ रहा है, दूसरे सीट पे इधर के 2 सीट पे दूसरी कंपनी, उस इधर के 4 सीट बिल्कुल 5 बिल्कुल। सीट कोई और कंपनी ले रखा है, सामने वाला कोई और कंपनी ले रखा है। तो ओपन टाइप का है। और मेरे बगल में जो मैं काम कर रहा हूँ, बगल वाला भी काम कर रहा है, उसके बगल में भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ना कम्युनिटी का पार्ट हो जाता है और जो प्राइवेसी मेंटेनेंस ऐप के थ्रू तो कोई ग्लिच ही नहीं है, उसमें तो ठीक है? कोई प्रॉब्लम। वो जो विज़िटर आपको मिलने आया तो आप ही को दिखेगा, ना तो मुझे दिखेगा, ना तो किसी और को दिखेगा, ठीक है? दूसरे को आया तो वहाँ पे कोई रोल वो नहीं है। दूसरा एक एथिक्स और इंटीग्रिटी का बात आता है। बिज़नेस एथिक्स जो हम लोग को एमबीए में और हर जगह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वो यही बोलता है, ठीक है? कि हम एक-दूसरे के लिए एथिकल कैसे बनें और जब तक एथिकल रहेंगे, तब तक हम सर्विस पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? जैसे हम जो दे सकते हैं, हम अपने क्लाइंट को ये भरोसा दिलाए हैं कि हम सबसे बेहतर दे रहे हैं, तभी वो मेरे साथ है, बिल्कुल ठीक है? वो दूसरे के साथ तभी जाएगा, जब वो उसको भरोसा दिला देगा। ठीक है? तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है जब कम्युनिटी डेवलप करते हैं और ये थोड़ा-बड़ा होता है। और ये समय समय के साथ धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाता है कि राइट। हाँ, मेरा कंफर्ट ज़ोन है इस जगह पे, तो यहाँ पर मेरे साथ आप तभी यूएसपी क्रिएट कर पाएँगे। बिल्कुल। क्योंकि हमेशा आपको जैसे आपने बोला ना कि पहले आप ये करते थे, फिर ये करने लगे, फिर ये करने लगे। सो मैं अपने समय के साथ अपने आप को चेंज करते रहा। बिल्कुल। क्लाइंट के नीड के अनुसार मैंने बोला कि हमने यूएसपी लाया कि पर्सनलाइज़ेशन करना शुरू किया लोगों के साथ। अभी क्या है कि ऑफ़िस के अंदर बोलता है कि मेरे को ऐसा कुछ लाइन लिखा होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं करना है उसको, ठीक है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये ऑफ़िस मेरा नहीं है, ऑफ़िस इस कम्युनिटी का है, आपका है, हर मेंबर का है। नहीं, ये ठीक थॉट है? बहुत अच्छा है जो आप शेयर कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ उनके लिए पर्सनलाइज़ करता हूँ। आप इस अपनी बात को मार्केट में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि सपोज़ मुझे ज़रूरत थी, मैंने वेबसाइट पे गया, आपका देखा, आपके सोशल मीडिया पेजेज़ पे जाकर हमने इंटीरियर देखा कि क्या है, कैसा है, सारा चीज़। बट ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बहुत डीप बात है, जो आपका बैकबोन है आपके ऑर्गेनाइज़ेशन का। ये मैसेज आप कैसे मार्केट में कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ, हम इस तरीके के एथिक्स पे बिलीव करते हैं? जब हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं मिलने के लिए,
तो मैं सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ, जो हमारा यूएसपी है, जी। जैसे जो हमारा एप्लीकेशंस हैं, जो किसी के पास नहीं है मार्केट में, हम उसको पिच करते हैं, ओके। ठीक है? मतलब वो पहला पिन वो पॉइंट है। पिन पॉइंट है, ओके। क्योंकि वो होना ही होना है। वो अब अटेंडेंस के लिए कुछ रखेगा ही रखेगा, हुँ, ठीक है? उसके एम्प्लॉयी जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको मालूम चलना चाहिए, ठीक है? हर समय ओनर या फाउंडर जो है ना बैठ के आपको देखते नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो जैसे आज इस तरह का चैलेंज हम लोग भी फेस करते हैं। बहुत सारे कंपनीज में यही प्रॉब्लम है कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय को एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, लर्न उसको ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, उसको ग्रोथ दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो वहाँ पे काफ़ी, जब हम लोग मीटिंग करते हैं लिंक्डइन लोकल, वहाँ पे बात होती है, सब हमेशा एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं, कैसे करें इसको सॉल्व? एक ही आंसर होता है, आप सिस्टम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई और इस चैलेंजेस को मीट कर ही नहीं सकता है। अकाउंटिंग मेरा नहीं सही है तो भाई आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा पूरे अकाउंटिंग का। आपके एम्प्लॉयी अगर ऑन टाइम या उनके प्रोडक्टिविटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? अगर ये बना बनाया मिल जा रहा है किसी को ऑफिस के साथ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चैलेंजेस नहीं नहीं होते हैं। होते, और छोटे-छोटे जितने भी स्टार्टअप होते हैं, ये छोटे ऑफिस होते हैं जिसमें कि 10, 20, 50 मैन पावर वाले हैं। उनके लिए अपने एम्प्लॉयी के अपने टीममेट्स का ही मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो आई गेस इस तरह के टूल से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे साथ हमारे साथ है, ओके, ठीक है? सो कम से कम 60 लोगों की टीम है यहाँ पे। ओके, दे डोंट हैव एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ओके। वो हमारे इस सिस्टम के थ्रू हम देते हैं। हुँ, हम एक्सेस कंट्रोल भी देते हैं कि इस ऑफ मीटिंग इसके अंदर में घुसना है तो एक्सेस कंट्रोल रहे, टच करके ही आए, टच करके, वो इस सिस्टम में है, ओके। ठीक है? जो और बड़े-बड़े इससे उनको बहुत हेल्प मिल जाता होगा। हो जाता है कि आज हम चाबी लॉक करके गए, कोई खोल तो नहीं लिया, मेरा ही स्टाफ खोला तो उसको पता है कि नहीं है, झाड़ू लगाने के लिए खोला तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, एक जो जनरली हम लोगों को सुनने में आता है कि कोवर्किंग स्पेस में लोग बहुत ज़्यादा प्रेफ़र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है। मीन्स आपका ऑफ़िस खुलने का टाइम 9 एएम होता होगा, 10 एएम होता होगा। शाम को 6 बजे, 7 बजे वो बंद हो जाता होगा। बहुत सारे अभी के तो समय में ऐसा है कि नाउ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वर्क आवर। मीन्स अगर आपके पास क्लाइंट 7 बजे फ़ोन कर दिया तो आपको अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि आप ये नहीं बोल सकते नाउ आई एम क्लोज्ड, नाउ आई विल टॉक टू यू टुमारो। मतलब ये दिल्ली में फिर भी या ए लेवल सिटीज़ में फिर भी पॉसिबल है, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपके पास इस तरह का चैलेंज नहीं आता कि कोई कंपनी बोल रही हो या कोई स्टार्टअप वाला ही बोल रहा हो कि 7 बजे के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या? सब लोग बोलते हैं, सारे लोगों का यही क्वेश्चंस होता है। हम कोवर्किंग के थ्रू वही वर्क कल्चर बनाना चाह रहे हैं, ओके। ठीक है? कि भाई काम करो 7-8 घंटा, ठीक है? जो हर सिटी में या बड़ी कंपनियों में एक्स्ट्रा वर्क करने ही नहीं देते हैं। आप क्योंकि एक तो उनको उतना पेमेंट करना पड़ेगा, हुँ, 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 ठीक है? दूसरा वो वर्क कल्चर डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं। हुँ, कोई अगर सैटरडे संडे छुट्टी दे रहा है, बड़ी कंपनियाँ, क्यों दे रहे हैं? हुँ, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आपका आपका काम ज़्यादा करिएगा, अगले दिन थक जाइएगा, काम नहीं कर पाइएगा। हुँ, तो ये कोवर्किंग थ्रू एक इस कल्चर को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि काम करने का समय फिक्स होना चाहिए। हुँ। इसीलिए आप ऑफ़िस में हैं, अदरवाइज़ आप घर में दिन भर बैठे रहिए, काम करते रहिए। आपको लगता है कि आज के कॉम्पिटिटिव ड्यूरेशन में टाइम में इस तरीके का चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि हम देखिए हमारे साथ क्या होता है बीइंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओनर, ये बात मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि अगर हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि 7 बजे के बाद वी आर ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, तो उनका रिएक्शन बहुत ऑड होता एनॉयड है। होता है। उसका एक और भी रीज़न होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है। उनको 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 ये समझना होगा कि आप 7 बजे के बाद हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ़ होता है। हुँ, ऑल्दो हम लोग 8 बजे तक काम करते हैं। मीन्स हुँ, ऑफिस आवर 8 मेरा तो 8 पीएम है, राइट। बाकी सारे टीममेट का 7 पीएम है। तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि 7 पीएम के बाद भी क्लाइंट्स के कॉल आएँगे और कैटर करना है।
अगर कैटर नहीं करते हैं, चूँकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, अगर मैंने उनको डिसअपॉइंट किया तो वो किसी और के पास चले जाएँगे, किसी और एजेंसी को वो हायर कर लेंगे। तो एक वो बहुत बड़ा हमारे साथ चैलेंजेस ये आता है। तो क्या इसमें तो फिर आप नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा? दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ना कि ये वन डे प्रोसेस नहीं है। कोई भी चीज़ वन डे नहीं होता है। और बिहार से ज़्यादा कंपटीशन और भी स्टेट में है और आउट ऑफ द स्टेट भी कंट्री भी है, ठीक है। सो ये कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं कोई ज़बरदस्ती अभी भी आज भी कोवर्किंग में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो कभी कभी रुकते भी हैं। जैसे महीने के लास्ट 2 दिन 3 दिन जो है वो 9 बजे तक काम करते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन ये कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे पॉसिबल होगा। वो कोवर्किंग कर रहा है, ओके। लोग समझ रहे हैं। लोग अपने क्लाइंट को ही बोल रहे हैं कि सर ऑफिस ही क्लोज हो जाता है। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं यहाँ पर बीइंग, अगर आप पटना में एस्टैब्लिश्ड हैं, पुणे भी आप हैंडल कर रहे हैं अपने ऑफिस को, तो क्या चैलेंजेस आपको बिहार में दिखता है बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? वर्क एथिक्स डेवलप होना चाहिए यहाँ पे। चैलेंज बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे लोग जो हम सारे कुछ बात कर रहे हैं वर्क एथिक्स पे बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर पे बात कर रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को पता नहीं है कि जो भी काम हो रहा है उसके प्रोसेस क्या है, उसके सिस्टम क्या है, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा तो वो पर्सनली भी ले लेते हैं कभी बिल्कुल कभी, बिल्कुल, मतलब है। ईगो ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन वो मेरा एप्लीकेशन ही मुझे ही अलाउ नहीं करता नहीं है। करता है। क्योंकि मैंने वो जो एप्लीकेशन जो सिस्टम में बना है वो नहीं जानता है कि मैं फाउंडर हूँ कि डायरेक्टर हूँ। वो करने नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है बिहार में? मीन्स जब आप 4 साल पहले अपने आप को देखते हैं और आज अपने आप को देखते हैं, तो आप इंडस्ट्री को एज़ अ इंडस्ट्री आप कितना इवॉल्व हुआ है, कितना एक्सपोज़र मिला है इसको? क्या चेंजेस आया है विद ड्यूरिंग द 4 ईयर ऑफ योर एक्सपीरियंस? चेंजेज का अगर बात करें तो आप ये समझिए कि अब जो ऑफिसेज ऑनर भी बना रहे हैं तो वो फिनिश करके दे रहे हैं। ओके। अब वो जान चुके हैं कि जो हमारा सामने वाला क्लाइंट है वो टेबल चेयर लेके नहीं आएगा, ठीक है। सो कोवर्किंग आज के डेट में जो है, क्या पहले ऐसा था कि लोग सिर्फ एरिया देते थे, आप अपना एरिया भी नहीं, आपको टाइल्स भी खुद ही लगाना पड़ता था। ओके। हमने अपने जो कोवर्किंग बनाया टाइल्स खुद ही लगाया है, प्लास्टर भी खुद ही करवाया था। ओके। वो पिलर पे खड़ा करके देते थे, ठीक है। तो टाइल्स लगवाना शुरू कर दिए हैं, रंग पोचारा सब करवा के देते हैं, ठीक है। अब टेबल चेयर भी लगा के देने लगे हैं, ठीक है। सो ये चेंजेज आ रहा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी समझ चुकी है। गवर्नमेंट ने भी 2 कोवर्किंग स्पेस बनाए हैं, एक बीहब उन्होंने स्टार्ट किया। 2 बीहब बना दिया है उन्होंने। अच्छा, 2 बीहब है। एक मौर्या लोक में, एक बीएसएफसी बिल्डिंग में, ओके। एक को आया वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी समझ चुकी है, लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी चेंजेज आए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना है। और जो इकोसिस्टम को चाहिए एक मतलब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो बिहार में बनाना चाह रहे थे उसके लिए फेवरेबल चीज़ें बनने लगी हैं। इवन आफ्टर इंडस्ट्री में भी देखिएगा तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने प्लग एंड प्ले सेट बनाना शुरू कर दिया इंडस्ट्री के लिए भी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ कोवर्किंग, ठीक है। हमारा एक और भी जो पॉलिसी में भी है वो भी मांग है कि कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हर जगह, हर इंडस्ट्रियल सेंटर में। क्योंकि हर इंडस्ट्री को पैकेजिंग, 3D प्रिंटिंग, 3D और बाकी सारे कॉमन सर्विसेज की ज़रूरत होती है। और उसके लिए कॉमनली एक सेंटर बना दे वहाँ गवर्नमेंट, ताकि सारे इंडस्ट्री सारे बिजनेसेस जो हैं वो कॉमन फैसिलिटी का एक ही जगह से गवर्नमेंट को ही पे करके यूज कर सकें। आपने भी यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर की बात की। आपने बताया भी कि आप वन ऑफ द इनिशियल ड्राफ्ट मेकिंग मेंबर थे जिन्होंने पहली बार स्टार्टअप का यहाँ पर बिहार स्टार्टअप का थॉट प्रोसेस रखा था। क्या लगता है आपको, आपने जो स्टार्ट किया था ड्राफ्टिंग, उसके बाद आपने जो बताया गवर्नमेंट के थ्रू पैरेलली जा करके, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हो रहा है, वो चल रहा है, या इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है? हम लोग काफ़ी सारे स्टेट से तो बेहतर हैं, लेकिन अभी भी मैं ये मानता बेहतर हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो रहा है। ओके। इसको और, क्योंकि मैंने जो बोला एक वर्ड पेशेंस, ये अभी स्टार्टअप्स में कम है।
ओके। ठीक है? जो अभी हमने जो इस अपनी जर्नी को 5 साल, 6 साल में बिल्ड किया है, आज के स्टार्टअप्स इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। हुँ, ठीक है? कैरियर को चेंज कर ले रहे हैं, कुछ नया करने ये हर बार आइडिया चेंज करने लग रहे हैं। तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी फास्ट होना चाहिए। पॉलिसी में जैसे स्टार्टअप सर्टिफिकेशन में, हुँ। फंडिंग में, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। हुँ, ठीक है? तो और फास्ट किया जा सकता है क्योंकि यूथ को फास्ट सर्विस अगर मिलेगा तो वो जल्दी से अडॉप्ट करेंगे और भी अच्छा कर पाएँगे। क्या आपको हुँ। नहीं लगता कि इसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि आप एक जगह पे गए, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपको वहाँ पर हुआ क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए इस हुँ, प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं जो जिस प्रोसेस से आप कर रहे हैं। दूसरा एक मतलब अभी तक तो काफ़ी सारे देश का स्टार्टअप पॉलिसी और बिहार का मतलब स्टेट का भी स्टार्टअप पॉलिसी मैंने देखा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को भी देखा है मैंने। हुँ, सो काफ़ी सारे स्टेट से बेहतर भी है, लेकिन 1-2 प्रोसेसेज़ हैं, कहीं भी आज तक पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप को सर्टिफ़िकेशन करने के लिए टेस्ट नहीं लिया गया। इवन आफ्टर स्टार्टअप इंडिया भी नहीं लेता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। बिहार में टेस्ट होता है और वो टेस्ट का कोई रिलेवेंस नहीं है उस स्टार्टअप के और साथ। टेस्ट कौन लेता है ये? टेस्ट किसी एजेंसी को दिया है इन्होंने और हुँ। एजेंसी के थ्रू वो टेस्ट लेते हैं। ठीक है? सो और उस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या किस तरह कोई के सवाल होता है? किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि है। स्टार्टअप तो आप अलग-अलग फ़ील्ड का हो सकता है, अलग-अलग कॉन्सेप्ट का हो सकता है। तो उसमें आप कैसे जनरलाइज़ कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को? या तो स्पेशली कस्टमाइज्ड क्वेश्चन होते होंगे, उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड? कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है, किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे इसके भी कोई रूल्स नहीं है, ठीक है? और उसकी ट्रांसपेरेंट कुछ व्यवस्था नहीं है और हुँ, ये टेस्ट होना ही क्यों चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या हम स्टार्टअप्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। इफ वी आर इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देन इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। इफ वी आर इन प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, सो आप ये कर रहे हैं। क्योंकि आप तो उस आइडियाज़ को ही ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट। जो उस स्टार्टअप का एक आइडिया होता है जिसके थ्रू आप जानते हैं कि हाँ, अगले का क्या किस इनोवेशन किस फ़ील्ड में है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। उसमें अगर एक टेस्ट आता है तो ये वही वाली बात होगी कि पहले आप प्री दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्वालीफाई कर रहे हैं, फिर आप राइट। कॉलेज में जा रहे हैं। क्योंकि चैलेंजेज़ ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेशन है, ये रिसेंट समय में आया है, हुँ, ठीक है? क्यों लाया गया, क्या लाया गया, ये ऑथराइज़्ड जो पर्सन्स हैं, वही बता पाएँगे। हम इस पे कमेंट यही कर सकते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हुँ। ओके, क्या अपॉर्च्युनिटी आप देखते हैं यहाँ पर 2 टियर सिटीज़ में बिहार में कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के या कोवर्किंग को लेकर के कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको यहाँ पे दिखता हो? बेसिकली मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, ओके, दैट्स ठीक है? ग्रेट। और पीएचडी का सब्जेक्ट जो है वो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है। ओके। ट्रांजिशंस एंड हम अपॉर्च्युनिटी पे स्टडी कर रहे हैं और इसको करते समय मुझे पता यही चला कि जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, वो अपने उनके पास रिसोर्सेज़ जितने थे वो यूटिलाइज़ हो चुके हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन फेज़ में है सारे रिसोर्सेज़। सो अब डेवलपमेंट जो है वो टियर 2, टियर 3 सिटी की तरफ मूव कर रहा है। ओके। तो आने वाले समय में सारे डेवलपमेंट अगर पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, हुँ, हुँ। तो यहाँ अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा होगा, ओके। ठीक है? सो आने वाले समय में अलग-अलग फेज़ में अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आएँगी भी आने वाले समय में। हुँ, हुँ। तो अपॉर्च्युनिटी के बारे में सोचना नहीं है टियर 2 टियर सिटी के बारे में। इसके बाद अब गाँवों की तरफ भी मूव हो रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि लोग अब ऑर्गेनिक खाना पसंद कर रहे हुँ, हैं। हुँ, इतने सारे पेस्टिसाइड हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट अब गाँवों की तरफ ही बढ़ेगा। लोग देख रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करना शुरू कर रहे हैं और इसके लिए एजुकेशन एक बेहतर माध्यम होगा। हमने जो स्टडी में पाया है और बिना एजुकेशन से कुछ भी नहीं हो सकता है। हुँ। अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को भी और बेहतर करने की ज़रूरत है, हुँ। ठीक है? और ये प्राइवेटाइज़ेशन एजुकेशंस में मेरा जो मानना है हुँ। कि प्राइवेटाइज़ेशन बहुत हद तक कारगर साबित नहीं हुआ है कहीं भी। हुँ, हुँ। इसको गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रिलाई करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ही इसमें वो काम करना पड़ेगा।
आपकी बात से एक बात याद आ रही है। लालू यादव जी ने बहुत पहले बोला था, जब मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करना है। तो लालू यादव जी का कहना था कि हमें स्मार्ट सिटीज़ की नहीं, हमें स्मार्ट विलेज की ज़रूरत है। राइट। तो ये बात बहुत करेक्ट लगा था मुझे उस वक़्त कि ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट हो जाएँगे, लेकिन विलेज अगर स्मार्ट हो गया तो फिर आपका पूरा थ्रू आउट कंट्री आपका ग्रोथ बहुत ये होगा, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल वो होगा। राइट। मीन्स अगर हम फार्मिंग की बात करें, अगर फार्मिंग में स्टार्टअप अगर आ रहा है और वो स्मार्ट फार्मिंग अगर लेकर के आ रहा है, तो फिर उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। राइट। तो ये बहुत आप ही के बात से निकल कर ये बात आ रहा है कि एक्चुअली में हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसके लिए इस स्टडी के दौरान मैं केरला गया था। ओके। ठीक है। केरला में भी मैंने इसी चीज़ को पाया कि एजुकेशन को सेंसिटाइज किया एक तो, वर्क वर्क एथिक्स अपने आप आ गया, कल्चर भी आ गया लोगों का। लोगों को पता है कि मतलब वहाँ पे रोड इतने चौड़े नहीं होते जितने पटना में हैं। जितने बिहार में रोड चौड़े नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे समुद्री एरिया है, रोड उतने चौड़े हो नहीं सकते हैं। तब भी ट्रैफिक, तब भी रोड पे कोई गाड़ी लगा के नहीं छोड़ता है। ठीक है। आज यहाँ क्यों दिक्कत है, क्यों ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? ट्रैफिक लाइट इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है कि हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास रोड पतले पतले हैं। ट्रैफिक का इसलिए प्रॉब्लम है कि हमने वो कल्चर ही डेवलप नहीं किया। वो कल्चर ऐसे ही नहीं आ जाएगा। उसके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है, और वो एजुकेशन नीचे शुरू होता है। जो विलेजेज है ना, विलेजेज से शुरू करने पड़ेंगे। मतलब विलेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, विलेज को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। कुछ फ्यूचर प्लान जो ओप्लस कोवर को लेकर है? फ्यूचर प्लान यही है कि हमें और भी टियर 2 3 सिटी में जाना है, विथ वही पर्सन जो हमारा यूनिक प्रीपोजिशन है, पर्सनलाइज्ड टच एंड कम्युनिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। हर जगह कम्युनिटी हो, और वो कम्युनिटी फोस्टर करे पीपल्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और अपने आइडिया को रिलेटिव बदलने के लिए, जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करे उस कम्युनिटी। ये मेरा एक फ्यूचर प्लान है। तो अगले 5 साल का क्या आपका प्लान है? मोरोवर बहुत मैंने लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है, लेकिन एक्सपेंड करना है टियर 3 टियर 2 सिटी में मुझे, और भी व्हाई नॉट टियर 1 सिटीज? आपने बताया कि सैचुरेशन आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आया है, काफ़ी सारा कंपटीशन है वहाँ पे। ओके। ठीक है। कंपटीशन से मैं भागना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो लर्निंग है, वो स्टार्ट फ्रॉम टियर 2 सिटी। तो मैं बेहतर समझता हूँ टियर 2 सिटी को, और वहाँ के डिमांड्स को बेहतर समझता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर मैं काम कर सकता हूँ अभी टियर सिटी में। जितनी अच्छी डिमांड का आइडिया होगा उतनी अच्छी आप सप्लाई भी हम सप्लाई दे सकते हैं। सो मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छा आइडिया है उसका। टियर 1 सिटीज में मार्केट किस तरह से काम करता है, और वहाँ पे डिमांड को एक्सेस कैसे करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट कन्वर्जन कैसे होता है, उसके आइडिया कम है मेरे पास। ठीक है, दैट्स व्हाई। कोई पर्सनल लेसन जो आपने अपनी जर्नी से सीखा हो, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप का उनको फायदा हो? पर्सनल लेसन यही है कि आप काम करते रहिए। जो मेरे पापा हमेशा मुझसे बोला करते थे कि जो काम कर रहे हो वो एथिक्स के साथ करते रहो, और काफ़ी सारे परेशानियां भी आएंगी उसमें। ठीक है। और वो परेशानी जो होगा वो एंड पॉइंट नहीं है तुम्हारा, वहाँ से एक नया जर्नी शुरू होता है। तो जब जब मेरे साथ जितनी भी परेशानियां आई, तो मैंने एक नया जर्नी शुरू किया। दैट्स व्हाई मैं यहाँ ओप्लस कोवर्क तक पहुंचा। और आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट करती है आपके इस पूरे वेंचर को? वो कैसे देखते हैं? मेरे फैमिली ही मेरा इंस्पिरेशन है। अगर शायद मैं जॉब छोड़ता और सब लोगों घर में मेरी मम्मी को छोड़ के, मम्मी थोड़ा सा क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहती है कि अभी बच्चा कमा रहा है, छोड़ दिया जॉब। ठीक, लेकिन वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर जर्नी में मम्मी का बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रोल होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो लाइफ है ना वो सिक्योर। राइट। तो वो जॉब ज़्यादा करें। हमारे घर की भी सेम कहानी है। मम्मी का ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। राइट। बिहार में अगर आप हैं फॉर्म नहीं भर रहे हो, डिफॉल्ट आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने। बगल वाला का हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया, वो सारी होती। तो मेरे पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, और मेरे भैया
मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में पापा भी ना बोल देते थे तो भैया खड़े ठीक है होते थे। करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में मेरी वाइफ़ वाइफ़ भी मेरी बहुत सपोर्टिव है और मेरी एक छोटी बेटी है। तो ये सारे लोग जो है ना मेरे जर्नी जर्नी के बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। काफ़ी ज़्यादा बहुत बार ऐसा हुआ सेटबैक मुझे लगा है, ठीक है। बहुत सारे मोड़ पे सेटबैक लगा है मुझे और वहाँ से आगे निकलना बहुत मुश्किल है अगर मेरे पापा मेरे साथ नहीं खड़े होते, ठीक है। नॉट ओनली उनकी फ़ाइनेंशियली, मोरली बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोई खड़ा हो बैकएंड में, ठीक है। मैं तो इवन आफ्टर बता भी नहीं पाता हूँ किसी को मैं अपने सेटबैक्स बोलता नहीं हूँ किसी को, कभी भी नहीं बोला हूँ आज तक। लेकिन मेरे मुझे पता है, मुझे अंदर से सब पता रहता है और पापा बिना बताए समझ लेते हैं और वो क्वेश्चन कर देते इसीलिए हैं, पापा हैं। ठीक है। और वो मुझे बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है? तब भी मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि कभी मैं बताया ही नहीं, मैं खुला ही नहीं। मुझे हमेशा ये डर रहता है किसी को बता दूँगा मेरा मतलब कोई बोलेगा, वीकनेस सामने आ कोई चेंज जाएगा। कर देगा, कोई बोलेगा ये कर दो। बिल्कुल। मैं बताया नहीं लेकिन तभी पापा समझ गए, जब भी जॉब छोड़ा तब भी समझ गए, ये किया वो भी समझ गए। बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई तब भी समझ गए। भैया मेरे समझ जाते हैं और इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करते, कोई डायरेक्टली भी नहीं, कोई इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और आज मेरी जर्नी में है। सो हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ विथ प्रोफेशनल लाइफ? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी बहुत आसान नहीं होती है, जो आप अभी बताया आपने। कैसे बैलेंस करते हैं? मीन्स आपकी वाइफ आपको कितना सपोर्ट करती है, कैसे सपोर्ट करती है, या आप कैसे उस ओवरकम करते हैं अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है तो? शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और उस समय यही सोचता था, उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं सोचता था चलिए अभी वर्क को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बैलेंस बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में नहीं कर पाते थे लेकिन अभी जो है जैसे काफ़ी सारे रोल में मैं क्योंकि मैं जब शुरू किया था तो आई डोंट हैव लॉट ऑफ मनी कि सारा कुछ के लिए एम्प्लॉय रख लें और मैं मार्केटिंग के रोल आप में भी एक हूँ। समय में स्टार्टअप थे। हाँ। जब आपके पास बहुत ज्यादा अभी भी स्टार्टअप ही है, मैं अभी उससे बाहर नहीं निकला हूँ, ओके। ठीक है। मैं मार्केटिंग के रोल में था, मैं ऑपरेशन के रोल में, मैं झाड़ू लगाया करता था ऑफिस में। इवन आफ्टर आपको मैं बताऊं कि एक ऑफिस तैयार करके देना था हमें, इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और आज के डेट में देना है, रात को मैं आके इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया, बोर्ड लगा के दिया उसको फाइनल, ठीक है। तो शुरुआत में काफ़ी सारे रोल में थे तो उस समय बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के डेट में धीरे-धीरे रोल्स को काफ़ी लोगों के साथ डेडिकेट करना पड़ा, उनको उनका एम्पावर करके लर्निंग देके और वो सब रोल को शिफ्ट करना पड़ा। तो आज के डेट में मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ और इतना टाइम दे पा रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है और काफ़ी अभी तो मैं फैमिली को अच्छा टाइम देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के डेट में अगर मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाया, वो 3.5 ईयर ओल्ड है अभी, अगर अपनी मेरी बेटी को टाइम नहीं दे पाया तो फिर कल के दिन पछताऊंगा। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है फैमिली को साथ लेके चलना क्योंकि वो आपकी बहुत सारी, मैंने जैसा बताया, सेटबैक परेशानियों में बहुत हमेशा खड़ा रहे हैं। तो बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन अब धीरे-धीरे उसको अब थोड़ा सॉर्ट हो गया हाँ, है। लाइन पे लाना पड़ेगा। चीजें अब थोड़ी, जब जैसे जैसे आपके सिस्टम आपका डेवलप हो चुका होता है, कल्चर डेवलप हो चुका होता है ऑफिस का, तो आप थोड़ा सा सुकून वाले स्टेज में आते हैं। बट स्टिल हिंड्रेंस और चैलेंजेस तो हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि जितने आप जो भी आइडिया सोच रहे हैं, जिस पे भी काम, खुल के काम करिए। ये आधा-आधा के चक्कर में नहीं रहिए कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। जो करिए खुल के करिए, जिसको छोड़ना है छोड़ दीजिए, ठीक है। चक्कर में नहीं रहेगी, इधर से कुछ पैसा कमा लेते हैं, इधर से कमा लेते हैं और ये मेरा मेन गोल है। वो सब चक्कर में रहिएगा तो जो मेन गोल है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। और आज के स्टार्टअप्स में मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही देख रहा हूँ, दे इन्वॉल्व इन डिफरेंट वर्क। ओके। मैं भी काफ़ी सारा काम किया हूँ लेकिन एट द टाइम ऑफ जर्नी जब आप बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉप भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टार्ट किया, स्टॉप किया, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई।
लेकिन इन्वॉल्व रहना चाहिए, एक ही जगह स्टिक रहना चाहिए अपने आप को, तो बेहतर कर सकते हैं। मीन्स आप फोकस्ड रहिए, Focus आपने जो सोचा है वो आप बहुत अगर जगह जगह पे पाँव अगर अपना फैलाएंगे हाँ, तो कहीं से भी कोई ऑफर मिलता है, चलो यार ठीक है इसको कर लेते हैं, तो उस चीज में नहीं इसका जाइए। एक वो बहुत बड़ा शॉर्ट रीजन ये भी होता है कि चूंकि वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं तो उनका ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि अगेन फैमिली का प्रेशर तो तब करियर वाइज बहुत ज्यादा होता है कि बेटा कुछ कर लो, और कुछ करने के चक्कर में ये होता है कि जहां से पैसे आ रहे होते हैं पहले आदमी प्रायोरिटाइज वहां कर देता है कि ओके हम आई शुड थिंक अबाउट दैट। वैसे स्टार्टअप्स ग्रो करने में और अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में टाइम लगता है, और नहीं भी कर पाते हैं, नहीं भी कर क्योंकि मैंने बोला स्टार्टअप जर्नी जो है ना वो आसान नहीं है। अब अगर आसानी के लिए इसमें आए हैं, आप अगर समझ रहे हैं कि परेशानियां नहीं होंगी और तुरंत बेहतर हो जाएगा मेरा सब कुछ, तो वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आए हैं तो आप ऑफ कोर्स कुछ और करिए, फ्रीलांसिंग करिए, जॉब करिए, कुछ कर लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आइए फिर, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी आप। सो एक बहुत बड़ा एडवाइस आपने दिया है कि यू शुड फोकस ऑन योर स्टार्टअप आइडिया और एंटरप्रेन्योर जर्नी। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर अगर आप सोच रहे हैं तो इट माइट लैग यू, मेक यू लैग इन योर जर्नी। राइट। आप हमारे लिसनर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? अगर हम हमारे कम्युनिटी से अगर जुड़ना चाह रहे हैं कोई भी लोग, और वो हम लोग किसी मेरा तरह अगला सवाल भी यही था। हम लोग किसी तरह का हेल्प आउट अगर कर पाते हैं किसी को, तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं। और ये एक जो हमारा कोवर्किंग है उसका एक लाइन ही है ये, कि हम कम्युनिटी कनेक्ट एंड क्रिएट। ठीक है, सो कम्युनिटी बिल्ड करिए हमारे साथ जुड़ के, और उसमें कनेक्ट करिए एक दूसरे के साथ, और कुछ बड़ा करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल करते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं हुआ है साथ में, आप जो कर रहे हैं उसके साथ में अगर कुछ करना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और कैसे जुड़ेंगे आपसे? जुड़ने के लिए आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज हम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, वो प्लस कोवर्क भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो आपका नंबर अवेलेबल है हर जगह? हाँ, नंबर अवेलेबल है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीतेश आनंद अगर सर्च करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएंगे, ओ प्लस कोवर्क सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे हम लोग। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ वैल्यू ऐड किया अपने लिसनर्स के लिए, और उनके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी एंटरप्रेन्योर जर्नी। और अगर वो कोवर्किंग स्पेस में अपने आप को चाहते हैं कि वहाँ पर वो अपनी जर्नी शुरुआत करें, तो आई वुड सजेस्ट कि ओप्लस कोवर्क इज़ अ गुड प्लेस। आपको वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, और आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। वो आपको सपोर्ट ही आपको मिलेगा उससे, और आप ग्रो करने में आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लास्ट वर्ड आप लाइन बोले, मैं उससे पिकअप किया हूँ। ठीक है, जर्नी की बात कर रहे थे, तो हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि हम लोग जगह नहीं देते हैं, जर्नी देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो जर्नी का पार्ट बनिए, जगह तो हर जगह मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।